Yeah, we can start. We are live, yes. ये पोस्टर ही रहने पे या वीडियो ऑन करना पड़ता? हाँ, you turn on your video. ठीक है। सभी साथियों को सलाम, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अभी एक पूरा महीना, सितंबर का महीना, हम विमुक्त और घुमंतु युवाओं की आवाज़ें इस विषय पे चर्चा कर रहे। और ये हमारा तीसरा सत्र है। इससे पहले के दो सत्र एजुकेशन, लाइवलीहुड और दूसरा सत्र हमारा हाउसिंग और लैंड राइट्स के ऊपर था। और ये जो बीत गए सेशंस, उसमें बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत नई चीजें जानने के लिए मिला। ये इस पूरे समुदाय के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में चर्चा भी बहुत कम होती है। हम जब भी ऑप्रेस लोगों के बारे में बात करते हैं, ऑप्रेस कम्युनिटीज के बारे में बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं ये समुदाय बहुत ज़्यादा इनविजिबल रहा है हमारे डिस्कोर्स में, हमारे नैरेटिव्स में। ये पूरा महीने ये जो सेशंस चल रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे सीखने के लिए भी, और हमारे जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो इन समुदाय के जो लोग हैं, जो एक्टिविस्ट है, जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं लड़ाई में, उनकी आवाज़ें, उनकी संघर्षों के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में जानने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं या फेसबुक पे जुड़े हैं, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इन सेशन से, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं सबको साथ लेकर। हम कैसे अपना सॉलिडारिटी और अपना योगदान दे सकते हैं उनकी लड़ाई में। बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। हम ऑलरेडी जिनके ऊपर फोकस होता है, उन्हीं से बहुत कुछ अभी छीनने लगे हैं। ये जो सरकार है, जो फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, जो देश के अभी जो राज करते हैं, उनका जो व्यवहार है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की ऑलरेडी हालत बहुत खराब है, और इसमें फिर ऐसे कम्युनिटीज जो जिनका संख्या भी कम है और जिनकी विजिबिलिटी भी कम है, उनकी लड़ाइयाँ एक अलग ही लेवल पे है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो आगे के सेशंस है, उसमें हम और सारी इनकी जो लड़ाइयों के पहलू है वो सामने ला सके। आज का जो हमारा सत्र है वो हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ इस देश में हम अगर बात करें तो कोरोना के टाइम पे तो सब कुछ बहुत अच्छे से सामने आ गया था कि हमारे देश का हेल्थ जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह का है, कितना ज़्यादा फेल्ड है, और कैसे सिर्फ एक तबके के लोगों के लिए ही है, बाकी सब लोगों के लिए कितना मुश्किल है कुछ भी हॉस्पिटल एक्सेस करना, या फिर दवाइयाँ, या फिर अच्छी स्वास्थ्य बनाए रखना। और तब जो विमुक्त समुदाय के लोग हैं, हमें सबको पता है कि ये लोग, इनके ऊपर क्या बीती है, क्या होता है, और बाकी सारे अधिकारों के साथ इनकी स्वास्थ्य का अधिकार, इनकी खाद्य सुरक्षा का अधिकार, ये एक बहुत ही अहम पहलू है। और इसके ऊपर
आज के सेशन में हमारे साथ अश्विनी जुड़े हैं। वो इस पूरे सेशन को मॉडरेट करेंगे। अलग-अलग साथी अलग-अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम सभी को स्वागत करते हैं। हमें बहुत कुछ सुनना है आप लोगों से आपकी लड़ाइयों के बारे में और हम कोशिश करेंगे कि हम सोच पाए आगे कि हम कैसे अपनी लड़ाइयों को और मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये जो जिन अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ाई तो अभी हमारे तरफ से बहुत कम है। आप लोगों का जो डेली का लड़ाई है, रोजमर्रा की जो संघर्ष है, उसमें हम कैसे मदद कर पाए, हम कैसे जुड़ सके इन सब चीज़ों से और कैसे आप लोगों की आवाज़ों को और बुलंद कर सके। अभी मैं अश्विनी को हैंड ओवर करती हूँ। अश्विनी रिसर्चर है, विमुक्त कम्युनिटी के एक बहुत ही बुलंद, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, एक्टिविस्ट है। उनका काम इस समुदाय के बीच में रहा है, इन लोगों के साथ रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उनको वो जुड़े हुए हैं इनके संघर्षों के साथ और ऐसे में अश्विनी ने जो पिछले सेशंस थे उसमें भी हमारी बहुत मदद की है पूरे सेशंस को अरेंज करने में और स्पीकर्स के साथ हमें जोड़ने में। तो अश्विनी को मैं हैंड ओवर करती हूँ। आप आगे सत्र बढ़ाएं। थैंक यू विदिशा। नमस्कार, जिंदाबाद सबको। सबसे पहले मैं NAPM युवा संवाद को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने घुमंतु और विमुक्त युवाओं को अपनी बात रखने के लिए ये चर्चा सत्र आयोजित किए और मुझे इस सत्र को संचालन करने के लिए आमंत्रित किया। मैं एक बार फिर से इस चर्चा सत्र में सहभागी वक्ता और हमें सुनने वाले जूम और फेसबुक पर जुड़े सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही दुखद बात है और सोचने वाली बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी भारत में घुमंतु और विमुक्त जनजातियां अभी भी विकास के दायरों से कोसों दूर है और मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। उनके मुद्दे विकास के मुद्दे नहीं बन पाए हैं और इस वजह से एक बहुत बड़ा तबका अमानवीय तरीके से रहने पे मजबूर है। समाज में युवा एक सबसे गतिशील और कार्यशील तबका है। ऐसे में घुमंतु और विमुक्त समुदाय के युवाओं का संघर्ष और अनुभव को समझना बहुत ही जरूरी बन जाता है कि वो किस तरीके से अपने समाज की समस्याओं से जूझ रहे हैं, वो क्या समाधान के रास्ते ढूंढ रहे हैं और समाज और शासन से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। पिछले 2 सत्रों से इस युवा संवाद के मंच पर शिक्षण, रोजगार, घर, जमीन और वन अधिकार संबंधी मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। आज हम स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा ये अपने आप ही एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक आहार उपलब्ध होना बहुत जरूरी है और अच्छा स्वास्थ्य समृद्ध जीवन का रास्ता खोल देता है। स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष संबंध पोषक आहार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है, पर व्यक्ति बीमार ही ना हो, ये उसके भौतिक, शारीरिक, मानसिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के जीवन स्तर मतलब घर, आजीविका, शिक्षा, आत्मसम्मान जैसे मुद्दों से जुड़ा हुआ है। तो आज के इस सत्र में हम इसी परिप्रेक्ष्य में विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को इन्हीं समुदायों के युवाओं के सोच और अनुभव और संघर्ष से समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैं रोमनिता को अपनी बात करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। रोमनिता जो है वो पुरुलिया जिले से पश्चिम बंगाल से है और वो पश्चिम गंगा खेरिया साबर कल्याण समिति से जुड़ी हुई है।
रोमोनिता उसकी समाज में फर्स्ट ग्रेजुएट गर्ल है और वो हिस्ट्री में एमए परस्यू कर रही है। वो एक साथ एक एनजीओ के साथ मिलके अब अपने समुदाय को बच्चों को भी पढ़ाती है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने मुद्दों को, अपने कम्युनिटी के मुद्दों के लिए, अपने हक के लिए वो लड़ रही है। घुमंतु और विमुक्त समुदायों में डॉक्यूमेंट न होना ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। वो अपने समुदाय के सदस्यों को डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए मदद करती है, जिससे वे उपलब्ध सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सके। तो मैं रोमोनिता को रोमोनिता प्लीज आप अपनी बात शुरू करें। आज के इस मधुर शाम में यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। इस विशेष दिन में मुझे मेरे सबर संप्रदाय के बारे में बोलने का मौका मिला, जिससे मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। आज का मेरा विषय वस्तु है स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा। 1871 साल में ब्रिटिश सरकार ने इस जनजाति को अर्थात सवर जनजाति को अपराधजीवी जनजाति कहा था। स्वतंत्रता के बाद भी सवर जनजाति के लोगों में शिक्षा नहीं, चेतना नहीं, आज भी वे दुर्बल एवं अविकसित हैं। वन जंगलों को त्याग नहीं सके हैं, वनों से जो लगाव है उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। आज भी वे समाज के बने नियमों के श्रृंखला में खुद को बांध नहीं पाए हैं। पुरुलिया, बांकुड़ा, मेदिनीपुर ये 3 जिलों में खेड़िया सबर जनजाति के लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हमें पहले इस जनजाति के या इस पुरुलिया जिला के आदि रूप को जानना अति आवश्यक है। इससे पहले 2 प्रश्न है, ये है कि खेड़िया सबर जनजाति के लोगों का स्वास्थ्य का स्तर निरंतर नीचे की ओर गिर रहा है, इसका कारण क्या है? यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को बनाए रखने अर्थात टिकाए रखने का उपाय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इसके पुराने रूप को जानना अति आवश्यक है। पुरुलिया का आदि रूप था साल, महुआ, पलाश से घिरा जंगल। यह जंगल एक समय फल, फूल, कंद मूल, लता, पशु पक्षी से भरा था। 60 के दशक के बाद स्वार्थ श्रेणी के लोगों ने इस जंगल संपद को हरण कर लिया था इन सबर जनजाति से। जैसे वन्य प्राणी विलुप्ति के पथ पर है, उसी तरह सबर गोष्ठी भी उपेक्षा एवं अवहेलना की वजह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जीवन के युद्ध में हारे हुए लोग हैं। जंगलों में सुलभ खाद्य नहीं मिलने के कारण सबर जनजाति के लोगों का स्वास्थ्य धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। उनके पूरे वर्ष का जीवन यापन इस तरह था जैसे कुछ सांपों को खाद्य के रूप में ग्रहण करते थे और अब भी करते हैं। कुछ प्रजाति के मेंढक भी खाते हैं। मिट्टी के नीचे पाए जाने विभिन्न तरह के आलू भी विभिन्न तरह के पक्षियों का भी वे शिकार करके उनको खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा खाने का कोई निर्दिष्ट तालिका नहीं है। इन्हें जब जो मिलता है उसी को अपने खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं। नदी, नाला, गड्ढे, बिल में पाए जाने वाले घोंघा, मछली, कछुआ आदि भी खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं और इसको पहले भी करते थे ग्रहण और अब भी इसको खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं। इनका मूल खाद्य था अभी है जो सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम इस खाद्य को ग्रहण करते हैं, वो है माड़ भात, जो इनका चलते आ रहा अभी भी चल रहा है। वर्तमान में उर्वरकों एवं रासायनिक खादों के व्यवहार से विभिन्न तरह के जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं। इसके अलावा उर्वरक मिश्रित खाद्य खाकर एवं अशिक्षित असचेतन के कारण नशीले द्रव्यों के सेवन से शारीरिक क्षति हो रही है। फलस्वरूप टीबी एवं आत्महत्याएं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अस्पताल,
अस्पताल बहुत कम जाते हैं, घरेलू चिकित्सा में ज्यादा विश्वास करते हैं सबर कम्युनिटी के लोग। और स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के लिए पोलियो एवं टीका की व्यवस्था है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी खाद्य की व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र में की गई है। जितना जल्दी हो सके सबर जनजाति के लोगों के लिए अगर चिंता भावना ना किया जाए तो शायद 50 साल बाद इन गोष्ठी के लोगों को चिड़ियाखाना में देखा जाएगा। इसीलिए निष्कर्ष के तौर पर मैं यह कह सकती हूँ कि सरकारी, बेसरकारी विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य सेवक संस्था के लोगों को आगे आना होगा। आईसीडीएस के कर्मियों को स्वास्थ्य के बारे में बताकर जनजाति के लोगों को सचेतन करना होगा। सरकारी स्वास्थ्य शिविर करना होगा जिससे सबर जाति के लोग उनके चिंता बोध को जगाया जा सके। शिक्षित बेकार लड़के लड़कियों के लिए सरकारी बेसरकारी कर्म संस्थान की व्यवस्था करनी होगी। नशीली द्रव्यों के विरोध में संगठन कर तैयार करना होगा। सरकारी सेवाओं को सहजता से उन्हें उपलब्ध कराना होगा। अंत में मैं 2 महान व्यक्तियों का नाम लेकर अपना वक्तव्य खत्म करूंगी। आज जो सबर जनजाति के लोग जिनको हम देखते हैं, जो अस्थायी रूप से घर बनाकर निवास करते हैं, ये खेती बाड़ी करते हैं, ये संभव हो पाया है गोपी वल्लभ लाल सिंह देव के चलते, जिन्हें आज हम सबर पिता के नाम से जानते हैं, एवं महासता देवी जिन्हें सबर माता के नाम से जानते हैं। इन दोनों के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था पश्चिम बंगाल खेड़िया सबर कल्याण समिति, जो आज भी टिका हुआ है। बीच में कुछ साल इस समिति का काम रुक गया था, लेकिन अब प्रशांत रक्षित के नेतृत्व में यह फिर से अब कायम है एवं अपना काम चल रहा है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सबर वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा परिचालित जिसके डायरेक्टर है निर्मल प्रसाद सबर, उनके स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को। साथ में विभिन्न सबर गांवों में जाकर महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में बताकर उन्हें जागरूक करती हूँ। साथ ही साथ शिक्षा का भी प्रसार करती हूँ, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा लोगों को संस्कार, जिस तरह लोग वंचित हैं सरकारी नीति नियमों से, उन्हें इस बारे बता सके कि कैसे शिक्षा के चलते हम अपने उन्नति की ओर जा सकते हैं एवं सम्मान पूर्वक समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री काम के साथ भी मैं युक्त हूँ, जैसे कि राशन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, इस तरह बहुत से सरकारी जो व्यवस्था है इनको भी मैं उनको समझाती हूँ कि जिससे वो लोग इस व्यवस्था को पा सके। इसके लिए मैं उन्हें बहुत हेल्प भी करती हूँ। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद रोमनीता। आपने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से अपने समाज के बारे में और समाज संगठन आप क्या प्रॉब्लम समाज में हो रहे हैं ना, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जानकारी दी। और जिस तरीके से जो जंगलों पर निर्भर जैसे जनजातियां है खेरिया साबर जैसे, और जंगल नष्ट होने से उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ तक कि इतना उनका जीवन स्तर गिर रहा है कि वो प्रजाति नष्ट होने के कगार पर है। और जिस तरीके से आपने बताया कि इसके लिए स्टेट का इंटरवेंशन होना, सरकार का इंटरवेंशन होना बहुत ही जरूरी है, और एक बहुत ही अपने अच्छे तरीके से बताया कि नहीं तो इनको मतलब चिड़ियाघर में देखना पड़ेगा। और ये बहुत ही दुखद और बहुत ही खेद की बात है मतलब। और ये सीधा और न्यूट्रिशन से भी, अगर हेल्थ की हम बात करें तो ये न्यूट्रिशन से भी जुड़ा हुआ है कि पोषक आहार, और जैसे उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जंगल नष्ट हो रहे हैं, उनका आहार और खाद्य सुरक्षा भी नष्ट हो रही है, और वो सीधा उनकी प्रजाति के नष्ट होने पर मतलब ये हेल्थ से सीधा हेल्थ आजीविका सबसे जुड़ा हुआ है। और जैसे कि रोमनीता ने बताया कि शिक्षा का रास्ता ही अपने विकास और उन्नति के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता है, जो सम्मान से जीने के दरवाजे भी खोल देता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक युवा
होकर जो समाधान आप इस तरीके से देखते हो एक शिक्षा का, वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात है ये। और जिस तरीके से आप सोचते हैं कि आपको भी हेल्प करना चाहिए अपने आपको जितना हो सके आप हेल्प कर रही है और काम कर रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू रमणीता फिर से। थैंक यू और सो फिर मच। से हम जुड़ेंगे एक साथ वापस, है ना। विदिशा, क्या आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम अगले स्पीकर की ओर बढ़े। विदिशा। हाँ, मैं करती हूँ. So Ramonita was talking about how the health condition, basically how the community has been deprived of mostly everything. Even after independence, nothing, no progress whatsoever could happen, and it's a struggle. It's an everyday struggle to even avail the basic facilities or the basic uh, rights that a human being, a citizen of this country, should have been granted. The districts of Purulia, Bakura, Mednipur, mostly the the Savar community is basically in these districts, and they were also the community people mostly lived in, could access the jungles nearby, the forests nearby, and the health, the food, the medicines, all of these could be accessed from the forest. But not very lately, uh, the forest resources were acquired, and we know how mm, like the land is acquired, or the forest, everything of the forest is taken by the state, by big capital, and how they enter and completely deny access to the locals, to the people who originally had the right to these resources, and thereby these people lost their access, their easy access to the food, the plants, so the medicinal whatever herbs and everything. So their health generally, their health gradually deteriorated. So we could see a rapid fall, a sharp fall in their health conditions lately, which shouldn't have happened. It should have been better, but given the blow that their lives had to face, given the change that their lifestyles went through, their health deteriorated, access to food, access to basic their life activities were constrained, and thereby lives almost changed, and nothing was also happening otherwise, like basic rights of citizens were also not granted. So Romanita was saying that all of these can, of course, it's very difficult. It's a long fight. It's a very difficult fight to get back those access to those forests and the resources. And not only that, if we are at such a phase where a citizen needs to have all of the basic, at least, rights, a right to food, right to health, security, and it's not just they cannot afford to live their earlier lives, and we cannot expect that everything will be okay if their lives become like before. But yeah, government facilities and health centers or a right to food needs to be ensured. She was also mentioning about how this our community, those in the community who has built houses and could and are now having stability, as in not moving around, but have homes, have built homes, and have but comparatively stable lives. All of these could happen because of a few people
leaders of the community who took initiative and empowered in some way. And she is associated with, apart from her education and the formal work, she's also associated with trusts and an organization which ensures that the youth is educated. They have access to education, and through that they can also learn and know about their rights, and how the government is responsible for their food security or their health. Ashwini. अब मैं इसके बाद सत्यराज जी अपनी बात रखेंगे। तो सत्यराज जी जो है वो हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से है और वो हक्की पिक्की समुदाय से है। हक्की पिक्की जो समुदाय है वो पहले शिकार पर निर्भर था और जिनका लाइवलीहुड वनौषधि और जड़ी बूटी हर्बल मेडिसिन पर निर्भर है। वे खुद हर्बल प्लांट्स ढूंढते हैं और उससे दवाइयाँ बनाते हैं और बेचने का भी काम करते हैं। सत्यराज अपने फैमिली और कम्युनिटी में पहले युवा है जो 12वीं तक पढ़े हैं। परिवार के आर्थिक चुनौतियों की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाए और उन्होंने अपना हर्बल मेडिसिन बनाने का परंपरागत व्यवसाय उनको संभालना पड़ा। पिछले 5-6 साल से वह आदिवासी सत्या के नाम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का बिजनेस चलाते हैं। इसके साथ ही वह ट्राइबल रिसर्च सेंटर को हक्की पिक्की घुमंतु जनजाति के डॉक्यूमेंटेशन में मदद कर रहे हैं। वह हक्की पिक्की समाज के विकास के लिए बनी सोसाइटी के सेक्रेटरी भी है, जिसके द्वारा वह अपने समाज को सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में मदद करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा सत्र में हमारे साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन में प्रैक्टिस करने वाले सत्यराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सत्यराज जी को सुनते हैं। सत्यराज जी प्लीज अपनी बात रखिए। सबको नमस्ते। जो भी अभी मीटिंग में ज्वाइन है सबके लिए नमस्कार। और मेरा नाम है सत्यराज और हम कर्नाटका से हैं। कर्नाटका हासन डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा गांव, वहां से हम बात कर रहे हैं। जो भी हमारा पूर्वज बोलने से जो एक कहानी से शुरू होता है, क्या है ना, एक राजा था तो वो राजा ने बोला था कि एक पंछी, जो शिकार करने वाले लोग थे हमारे लोग, वहां पे जाके एक पंछी, मुझे सोने की चोंच वाली एक पंछी चाहिए, उसे आप हमें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आप सबको मार दूंगा बोल के राजा ने बोला। तो इसीलिए सब लोग जाके झाड़ी में जाके, जो भी अपना जंगल में जाके पूरे पंछी को पकड़ के लाया, राजा को बताया। तो वो राजा ने मना कर दिया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। जो मोर और तीतर और बटेर ऐसा बोलते हैं ना, वो पूरा पंछियों को लाके बताया तो भी राजा ने मना कर दिया। इसीलिए क्या किया, तो वो राजा ने सबको वो तेल पीसते ना, जो अभी गाना बोलते हैं, वो गाना में डाल के उसको सब लोगों को मार दिया। जो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो गांव में भिक्षा मांगने गई थी, जो उसका पेट के लिए। तो वो एक लेडी को क्या किया, अभी तो एक जो गांव वाले जो मुखंड होते हैं, उसने बताया कि आप मत जाओ वहां पे, तो राजा सबको आपके लोगों को मार दिया है, तो आप गए तो आप भी मार देगा, आपको भी मार देगा बोल के जो अपना वो लेडीज को एक मुखंड ने बताया। तो उसके बाद वो लेडी क्या किया, तो वो मुखंड के घर के पास ही काम करने को रह गई। तो प्रेग्नेंट थी वो। उसके बाद वहीं पे रह के जो अपना उम्र बीतने तक, बच्चा पैदा होने तक, वो लेडी ने क्या किया, उसको जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं से वो बच्चे से ही हमारी संतान हुई है, हमारी शिकार की संतान हुई है। ऐसा जो हमारे कम्युनिटी पैदा हुआ, ऐसा होता है। तब से लेकर अभी तक जो भी हमारा जो खाने की रीत है,
तब से खाली शिकार करके ही खाते हैं हम। जो झाड़ी में जो भी अभी झाड़ी में एक बार खाना नहीं मिलता था तो वो टाइम पे क्या करते थे, तो हमारा जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, पहले पूर्वज, उन्होंने खाना मतलब चावल रोटी नहीं मिला उस वक्त, खाली जानवर को ही पकड़ के खा के अभी तक उसकी संतान बढ़कर अभी तक हम आए हैं। वो एक टाइम था। लेकिन अभी से हम क्या, अभी हम हैं तो अभी भी शिकार पे ही हम डिपेंड करते हैं। जो भी हमारा जो खाना की पद्धति होती है वो होती है, जो भी अभी एक एक दिन हम शाम को खाना, अभी जो हमारा नॉनवेज नहीं हुआ तो हमें बुरा लगता है, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम रात को शिकार पे जाके शिकार करके ही हम खाना पड़ता है। तो ऐसा अभी भी हमारे गांव में चल रहा है। और गांव में मतलब हमारा जो कर्नाटका में पूरा 8 जिला में है, जैसे कि शिमोगा, मैसूर, और हासन, चिकमंगलूर, गुलबर्गा, चित्रदुर्गा, ऐसे एक 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारा लोग अभी भी है। तो वो लोग का सभी का जो भी खाने पीने का जो भी उसका पद्धति है, वो पूरा जंगल में शिकार करके ही अभी भी खाते हैं। थोड़ा अभी कुछ क्या हो गया का, तो अभी पहले बहुत जंगल था तो जाके शिकार करते थे, अभी बहुत कम बन गए लोग। तो इसीलिए तो कम, मतलब हमारा पूरा कर्नाटक में खाली 11,500 से लेके 12,000 तक उतना ही हमारा हक्की पिक्की कम्युनिटी के लोग हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारा हक्की पिक्की कम्युनिटी का लोग हैं। तो हमारा लोग अभी भी जो भी खाने पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, शिकार करके ही खाने के लिए डिपेंड करते हैं। अभी थोड़ा वो क्या है ना, फॉरेस्ट का और पुलिसों का बहुत प्रॉब्लम हो गया है, तो इसीलिए वो सब छोड़ते आके अभी थोड़े लोग क्या करते हैं, अभी जो भी सिटी में जो मिलता है उसी उसी में जीवन चलाते हैं। खाने पीने का पूरा जो रेशन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आप ऐसा मत जाओ, सब घर पीट आपको, घर पीट मेरे को रेशन कार्ड दिया है। और रेशन कार्ड दिया है तो मतलब जो भी एक आदमी के लिए रेशन में हम 2 आदमी समझ लो, दो आदमी के लिए 10 किलो चावल देते हैं। 10 किलो एक महीने तक नहीं होता है मेरे को, तो हम मेहनत करके ही खाना पड़ता है मेरे को। और उसके बाद जो भी हमारा खाने का जो भी करना है का, तो भी हम जाके क्या है ना, हमारा जो भी आदिवासी आदिवासी लोगों का जमाने का जो भी हमारा मेडिसिन है, जो हमारा बाप दादा ने मेरे को सिखाया था, वो मेडिसिन को हम क्या करते हैं अभी पूरा ऑनलाइन में, वहाँ फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में हम पूरा एडवर्टाइजमेंट डाल के, उसको पैसा देके एडवर्टाइजमेंट डाल के, जो वो जिससे ऑर्डर आता है उसे लेकर हमारा जीवन चला रहे हैं। ऐसा हमारा खाने पीने की जो भी ये होती है पद्धति होती है। और उसके बाद हेल्प चाहिए, हेल्थ का बोले तो जो भी हमारा गांव में हमारा हक्की पिक्की लोग में जो भी हक्की पिक्की कम्युनिटी में होते हैं, वो पूरा उनका खुद का हाथ का ही बनाते हैं हेल्थ के बारे में। जो हेल्थ का हाथ का ही मतलब जो जमाने से जो पहले हमारा पहले से आया हुआ जो भी मेडिसिन होता है, उसे हम क्या करते हैं, यहीं पे ट्रीटमेंट देते हैं। और ज्यादा मतलब क्या है ना, सर्दी खांसी और सिर दर्द हो गया, और आपने जो भी दर्द होने लगा, हाथ पाँव में दर्द होने लगा, उसके लिए हमारे पास ही दवा मिलता है, तो उसी में हम ठीक कर लेते हैं। और जो भी ज्यादा इमरजेंसी हो गया, तो कुछ दूसरा ज्यादा इमरजेंसी हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, नजदीक वाले में हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। और ट्रीटमेंट का थोड़ा बंदोबस्त है हमारे पास। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो हक्की पिक्की कम्युनिटी हासन डिस्ट्रिक्ट में हक्की पिक्की कम्युनिटी के पास है, लेकिन दूसरे में कैसा है वो पता नहीं। तो अभी में जो हमारा जो हक्की पिक्की कम्युनिटी वाले का हेल्थ पूरा अच्छी तरह से है, लेकिन क्या है ना, वो ज्यादा तक हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं होते हैं। जो हमारा गांव वाले होते हैं ना, वो हमारे पास ही हमारी खुद की मेडिसिन से हमारा जीवन चलता है। और हम ज्यादा केमिकल का कोई ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हमारा जो भी होता है हमारा खुद का मेडिसिन होता है। ये हमारा हेल्थ के बारे में। और यही है हमारा जो भी आप दो दो कॉन्सेप्ट दिया था, जो और आपके खाने पीने की पद्धति
और हेल्थ के बारे में कैसा है बोले तो हमारा इतना है हमारा हेल्थ के बारे में। तो आपको इतना सुना के मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ मैडम। सत्यराज जी, थोड़ा आप अपने काम के बारे में बताएं ना, आप किस तरीके से आपके समाज के लिए काम करते हो स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर, और भी वैसे वैसे तो सारा मतलब स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये आजीविका का भी मुद्दा है, तो आप किस तरीके से काम करते हो, किस हाँ तरीके की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है? देखो मैडम, ये जो हमारे कमिटी के लोगों को जो अभी तक ज्यादा जो किसानों को देखे तो हमेरे को भी पसंद होता है कि हमेरे को भी ऐसा खेती बाड़ी होता तो हम भी अच्छा ऐसे किसानों जैसा ही एक जगह रह के हम कमा सकते थे और हमारा जीवन भी अच्छा होता था, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन क्या हम हमारे पास ज्यादा तक हमारा जो भी है जो एक जगह रह के कमाने का नहीं है हमारा। अभी ये हमारा हासन डिस्ट्रिक्ट में हक्की पिक्की कम्युनिटी का गांव बांध के अभी हमेरे को 60-65 साल हो गया है, उतना ही हुआ है। और उसके बाद में हम ये गांव वाले भी नहीं है, हमारा जो पूर्वज बोलते थे पूरा घूम घूम के अभी हमारे एक जगह रहने का नहीं, यहाँ शिकार किया तो यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह जाने के शिकार करने का, ऐसा यहाँ से 10-15 किलोमीटर ऐसा ही घूमता रहने का हमारा हक्की पिक्की कमेटी का ये होता है। जो उसमें क्या बोलते हैं वो हमारे लोगों को अभी तक ज्यादा तक लोगों को घर की व्यवस्था नहीं है और छोड़े तो और ज्यादा तक जमीन जो खेती बाड़ी करने के लिए जमीन नहीं है और उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ है। वो दो रह गया तो हम अच्छी तरह से हमारा जो भी अभी भी हमारे कमिटी में एक 100% में एक 65% लोगों को बराबर से जमीन नहीं है और घर नहीं है और अच्छी एजुकेशन नहीं है मैडम। ये पहला बताना था, लेकिन अच्छी एजुकेशन नहीं है हमारे लोगों को। जो भी हमारे लोग होते हैं ना जो पहले से ही रूल्स में पहले से भी पद्धति में आ रहे हैं, लेकिन उसको क्या है ना अच्छी एजुकेशन नहीं है। तो सब लोगों को क्या है ना थोड़ा थोड़े लोग एक हमारे गांव में ही बोलेंगे तो हमारे गांव में ही 2 ही आदमी डिग्री तक गया है और उसके बाद नहीं गया है, डिग्री तक किसी ने नहीं पढ़ाया। मेरा जो हुआ है 12वीं कक्षा हुआ है, सेकंड पीयूसी बोलते हैं वो उतना हुआ है। उससे ज्यादा अभी तक कौन भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करा है। उससे क्या होता है कुछ काम नहीं मिल रहा है तो पढ़ा के क्या करे, जाके हमारा जो भी जड़ी बूटी होता है जो हमारा औषध होता है वही बेच के खाने दे, ऐसे बोलने वाले लोग ज्यादा है। एजुकेशन से मतलब ज्यादा तक हेल्प नहीं हो रहे है हमारे को। और हमारा जो और हमारे को जो है ना एक जगह रहने की एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या होता है हमारा जो संगठन है वो संगठन करके हमारा जो डीसी कमेटी से अभी एक 2-3 महीना हुआ है रजिस्टर होके, उसी के हिसाब से हम लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों को न्याय चाहिए। हमारे लोगों को अभी तक जमीन नहीं है तो हमारे लोगों को जमीन घर चाहिए। इसके लिए हम अभी तक लड़ रहे हैं मैडम। जो भी हमारे जो संघा बोलते हैं संघ संस्था बोलते हैं उसमें हम 11 लोग हैं। उसके लिए हम बेंगलुरु जाते हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। पूरे जो भी हमारा मिनिस्टर एमएलए एमपी है उसके पास जाके हमारा रिक्वेस्ट जो है उसको बोलते हैं और वो बोल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से खाली आश्वासन आ रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है अभी तक मैडम। ये जो हमारी कम्युनिटी का बहुत प्रॉब्लम है और उसमें मैं अभी जो हमारा हक्की पिक्की संगठन का जो भी रिसर्च है वो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और जो भी हमारे हक्की पिक्की संगठन के लिए जो भी काम चाहिए और एजुकेशन चाहिए उसके लिए हम बहुत सारा प्रोत्साहन कर रहे हैं सब लोगों को। पढ़ाइए, कल 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 या आने वाले दिनों में आपको सरकार अच्छी तरह से सरकार की तरफ से नहीं हम ही आपको कुछ भी मतलब कुछ भी सरकार की तरफ से काम करवाएंगे बोल के सभी लोगों को हम एंकरेज कर रहे हैं मैडम। इतना ही बोलना चाहता हूँ मैडम। थैंक यू, धन्यवाद सत्यराज। आपने बहुत ही आपके समाज के बारे में एक बताया
एक्चुअली जो घुमंतु जनजातियां जो है इनके डॉक्यूमेंटेशन का भी एक मुद्दा है कि जो उनकी कहानियां है, कल्चर है, सॉन्ग है, उनकी जीवन पद्धति है, इसके बारे में कहीं भी कुछ लिखा गया नहीं है, सारा कुछ मौखिक है। तो जिस तरीके से आपने हम सबको बताया कि वो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा मतलब आपने जो समाज के बारे में जो भी प्रॉब्लम भी बताया कि एक तो लैंडलेसनेस है, लो एजुकेशन नहीं है, माइग्रेशन का मुद्दा है, तो और ये जो आपने बताया आंकड़ा कि लगभग 65% मतलब 65% लोगों के पास जमीन नहीं है और घर नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मतलब लैक ऑफ लाइक ना लैकिंग दिखाता है कि कितने मतलब ये समाज घुमंतु समाज में से कितना समाज दूर है मतलब मूलभूत ये घर जमीन और इस तरीके की सुविधा से। और आगे जाके हम देखेंगे कि ये मुद्दे जो है माइग्रेशन है, लो एजुकेशन है या लैंडलेसनेस है, वो डायरेक्ट हेल्थ के साथ कैसे ये मुद्दे जुड़े हुए हैं और एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज से भी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से भी ये कैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में आपने और जो आपने आपकी कम्युनिटी के बारे में बताया कि जिस तरीके से इंडिजिनियस ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस आप करते हो रहे अपने आप में एक आप संपूर्ण हो आपका हेल्थ हीलिंग करने के लिए, है ना, बीमारियों का इलाज करने के लिए। तो इस सबको भी सरकार को कैसे मतलब बढ़ावा देना चाहिए, कैसे सपोर्ट करना चाहिए, ये जो नॉलेज ये जो घुमंतु जनजातियों के पास, मुक्त जनजातियों के पास है, और कैसे इस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। तो बहुत बढ़िया बताया सत्यराज जी। हम फिर वापस एक बार आपसे बात करेंगे। अभी मैं विदिशा से विदिशा आप ट्रांसलेट करेंगे इसको। विदिशा आपको हेलो। हाँ हाँ हाँ। सत्यराज जी को जिंदाबाद। हम वो बिलोंग करते हैं हक्की पिक्की कम्युनिटी से, और उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के संघर्षों के बारे में बताया और कितनी मुश्किलें हैं, और ये जो मॉडर्नाइजेशन, ये जो चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, इनके नाम पे बहुत सारे Vidisha in English, no? Oh, sorry, sir. Yeah. Yeah. So he belongs to the Hikkipikki community, and they currently live in Karnataka. And he was saying that they have only 12,000 around people in their community in Karnataka. So he was talking about their everyday struggles and the problems that the problems that they daily have to face in terms of health, food security, and apart from that, how their lives have changed with the onslaught of modernization. They earlier used to live by hunting or gathering food from forests, and as Ramonita was saying, medicinal herbs, and they used to live and survive on that. But after like everything is now their access to forests, their access to these resources are cut short. So they have their lives have the quality of their lives, the food security or health, access to health, their traditional health
whatever they were dependent on, all of that is also cut short. The police, the forest department makes it very difficult for them to go back to where they actually belong. And so they are forced by the state to come out of their places and go to cities where they have to survive or depend on very trivial jobs, or sometimes no jobs even, because they are deprived of education. And Satyaraj was talking about how only two people in the community could achieve graduation. They received graduation after a lot of struggles, and because there are no jobs, there's no skill development amongst the people, so they also feel like educating their children is a burden, because of course government doesn't pay any attention, or government's interest in these communities is we know how like lack of reservation or even recognition of these communities have made it very difficult to access to education for these communities. Satyaraj was also talking about how even if they are given ration or relief, it's only like 10 kg rice for 2 people, which is which they cannot survive on that, and they have to go back to, or be on the streets, or roam around from places to places for their survival. And also rather than jobs, they were mostly dependent on traditional medicines, which they prepared, and they used to live their life by providing medicines by this was kind of a profession. They were known for this, but as their resource, the access to forest has been cut, so they are also not being able to practice those traditional medicine practices currently. He was talking about how they do aspire to settle down, to have land, to do farming, have do not have to roam around. But of course, his rights have not been granted until now, and it's a long way, it's a long fight until they can secure these rights as citizens of this country. And he finally was stressing on and requesting people of his community to encourage education amongst the youth, so that although we cannot expect a lot of jobs or job security from the government, but we ourselves could do something and help ourselves as a community grow if we are educated. Yeah, it's not easy, but if if there are options or opportunities, he was stressing that people of his community should try to avail education. Ashwini? Thank you, Vidisha. अभी जो सत्यराज और रोमोनता ने मतलब हमको जो अलग अलग जगह से है, अलग अलग कम्युनिटी से, एक एकदम साउथ से है कर्नाटका से, एक एकदम नॉर्थ मतलब ईस्टर्न स्टेट से है, लेकिन दोनों के अनुभव अगर देखा जाए तो दोनों भी जंगलों पे निर्भर होने वाली मतलब कम्युनिटी है, और उसका हमने एक संघर्ष जो कम्युनिटी के प्रॉब्लम से संघर्ष है वो हमने उन दोनों से सुने, और उनके स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के भी मुद्दे सुने। तो इन्हीं अनुभव से आगे बढ़ते हुए मेरे खुद के जो अनुभव है और मेरा खुद का जो अभ्यास है उसके ऊपर मैं कुछ बातें रखते हुए इस
चर्चा सत्र का समापन कंक्लूजन की ओर बढ़ रही हूँ। सॉरी, मेरा इसके पहले कुछ बोलना है किसी को, लाइक? हाँ, एक बार पूछ सकते हैं अगर कोई पूछ- साथी को ऐड करना है। सत्यराज और रोमोनिता, अगर आपको और कुछ बात अपनी कहनी है। सत्यराज, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सत्यराज जी, रोमोनिता, आप कुछ जोड़ना चाहते हो? आप मैडम सुन पा रहे हैं मैडम? हाँ, जी जी, जी हाँ। सत्यराज जी बोलिए। ओके, और कुछ नहीं मैडम, और जो भी टॉपिक है तो हम बता देंगे आपको, ठीक है? ठीक है, जरूर है। मैं अपनी और रोमोनिता, आपको कुछ कहना है? तो रोमोनिता और आप दोनों, मैं अपनी बात रखती हूँ, बीच में कभी भी आपको लगे कि इससे लेके और कुछ आपको कहना है, जोड़ना है, तो आप मुझे रोक के कह सकते हो या आप बाद में भी बता सकते हो। हाँ, ओके मैडम, ठीक है, थैंक यू मैडम। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्वास्थ्य और पोषक आहार या खाद्य सुरक्षा का एक मुद्दा एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक्ड है, और स्वास्थ्य बाकी भी जैसे भौतिक, शारीरिक, मानसिक परिस्थितियों से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से घुमंतु और विमुक्त समुदाय मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इस चर्चा सत्र में जो हमने दो कम्युनिटी के साथ बात की, उसमें तो हमने देखा कि लोग वहीं पे रह के और एक गांव पे रहने वाले और जंगल से जुड़े हुए समुदाय है, लेकिन ऐसे बहुत सारे घुमंतु विमुक्त जनजातियों में समुदाय है जो मनोरंजन करने वाले हैं, और जिनका जो पत्थर या लोहा या बाम्बू से कारागिरी करने वाले समुदाय है, मतलब जिनका लाइवलीहुड अभी बहुत डिस्टर्ब हो गया है कि ये जो मेकनाइजेशन आ गया, या जो अभी ये जो आपने सुना कि इन समुदायों ने बोला कि वो शिकार करते हैं, लेकिन अभी शिकार करना वैसे कानूनन मना है, और ये जो शिकार करते हैं वो थोड़ा बहुत छिपते छिपाते करते हैं, या जैसे गांव वालों के खेतों में जितने पेड़ है या आसपास ऐसे बहुत कम ही इलाके हैं जहाँ पे जंगली सुअर, सियार ऐसे घूमते हैं, तो उनकी वो शिकार करते हैं, या और उस तरीके से थोड़ा बहुत जो खेतों और जो गांव की जमीन और गांव से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ पेड़ और जंगल होता है, उससे वो निर्भर है। इस पे तो उनका उदर निर्वाह या गुजारा नहीं हो पाता, तो बहुत लोग तो माइग्रेट करते हैं, तो उनके रहने के लिए जगह भी नहीं होती है, जो मतलब जमीन पे, फुटपाथ पे टेंट लगा के रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं जहाँ पानी, बिजली, शौचालय जैसी कोई सुविधाएं नहीं होती है। और ज्यादातर ये समाज जो है वो असंगठित, बहुत मेहनत वाले और असुरक्षित आजीविका के संसाधनों पर निर्भर है, जैसे कि स्क्रैप पिकिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, एग्रीकल्चरल लेबर, गटर एंड डेस्टिलेशन वर्क, जिसमें उन्हें कोई सेफ्टी मेजर्स जैसे कि मास्क, गॉगल, हेलमेट नहीं मिलता है, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, लीव्स नहीं होती है, बहुत बार मिनिमम वेज से भी बहुत कम वेज उनको मिलता है, और ये सारे वर्क ज्यादातर सीजनल होते हैं, तो उनकी आमदनी भी इतनी कम होती है कि वो 2 टाइम का खाना भी नहीं ठीक से खा पाते। बहुत लोग आसपास की कॉलोनी से जो बचा हुआ घरों में बासा खाना होता है वो मांग के खाते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे राशन मिलता है या आंगनवाड़ी से जो आहार मिलता है, वो भी बहुत लोग डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से वो ले नहीं पाते हैं, या ये जो सेंटर होते हैं वो बहुत दूर होते हैं उनके सेटलमेंट से, और बहुत बार जिनको मिल भी पाता है तो वो इतना इनसफिशियंट होता है कि जो महीने भर का गुजारा करने के लिए काफी नहीं होता है। मतलब ऐसे में हम इन समुदायों के स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बाकी मुद्दों की तरह उनका स्वास्थ्य का मुद्दा भी दुर्लक्षित ही है। एक तरफ तो
अपनी लिविंग और वर्किंग कंडीशन की वजह से इन समुदायों में स्नायु और त्वचा संबंधी बीमारियां होती है, जख्म, अपघात, आंख और कान में इन्फेक्शन, कुपोषण जैसी बीमारियां होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराध के नाम पर और घुमंतु जीवन शैली को लेकर जो पूर्वाग्रह है, उस वजह से समाज, प्रशासन और पुलिस की ओर से भेदभाव, शोषण, हिंसा, अन्याय सहना पड़ता है। इस वजह से आत्महत्या आत्महत्या का प्रयास करना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी, नींद न आना, भूख न लगना जैसे मानसिक बीमारियां भी इनमें बहुत ज्यादा है। और लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ प्राइवेट स्पेस एंड लैक ऑफ टॉयलेट एंड बाथरूम फैसिलिटीज की वजह से भी लैंगिक बीमारियों का भी उनमें काफी गंभीर होती है। अगर घुमंतु और विमुक्त समाजों में हम इंटरसेक्शनलिटी देखें तो महिला, बुजुर्ग, सिंगल वुमेन और डिफरेंटली एबल व्यक्तियों के स्वास्थ्य के मुद्दे और भी गंभीर है। घुमंतु महिलाओं के घुमंतु और विमुक्त महिलाओं को अगर हम देखें तो उनको तिहेरी शोषण का से गुजरना पड़ता है। एक तो गरीबी की वजह से, दूसरा अपनी घुमंतु पहचान को लेके और तीसरा पुरुष सत्ता की वजह से। इसलिए उनके स्वास्थ्य के मुद्दे और भी गंभीर हो जाते हैं। महिलाओं में माल न्यूट्रिशन, एनीमिया ज्यादा है, गर्भनिरोधक संसाधनों और मैटरनल हेल्थ सर्विसेज का अभाव की वजह से उनमें लैंगिक और प्रजनन संबंधी बीमारियां भी गंभीर होती है। घुमंतु समाज के स्वास्थ्य के इतने गंभीर समस्याओं के बावजूद भी उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बहुत कम है, क्योंकि जो भी सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं बनी हुई है वह स्थायी जो सेटल कम्युनिटीज है उन समाज को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें घुमंतु और विमुक्त समुदायों के इश्यूज ध्यान में नहीं लिए गए, जैसे कि एक तो जो उनमें माइग्रेशन है, घुमंतु जीवन शैली है, डॉक्यूमेंट्स न होने के प्रॉब्लम है, लो एजुकेशन है, लो अवेयरनेस है। और दूसरा एक तरफ स्वास्थ्य कर्मचारी जो है उनका बिहेवियर भी बहुत हॉस्टाइल होता है। इवन मतलब कोविड और कोरोना के दौर में हम जो मैनेजमेंट सरकार की तरफ से हुआ उसमें भी इन कम्युनिटीज को ध्यान में नहीं रखा गया। जब मतलब एक तरह से फोर्स लॉकडाउन हुआ तब ये ध्यान में नहीं लिया कि इन कम्युनिटीज तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाई जाएगी, जो न्यूज चैनल और मीडिया से बहुत ही दूर है। ये लोग कभी जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का संचय नहीं करते हैं, तो इनके राशन का क्या होगा, किस तरीके से ये आइसोलेशन फॉलो करेंगे अगर स्पेस ही नहीं है। तो ये घुमंतु समाज के स्वास्थ्य और एक तरह से देखा खाद्य सुरक्षा के मुद्दे हैं। अगर इन समुदायों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना है तो इनके घुमंतु जीवन शैली को समझकर योजनाएं बनानी होगी, जिसमें मोबाइल हेल्थ सर्विसेज, मोबाइल रेशन सर्विसेज या जहां से भी वो गुजरते हो वहां इन सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरा, सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में, डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ देने में इनके लिए कुछ अलग प्रावधान होने चाहिए। स्वास्थ्य कर्मी या प्रशासन में संवेदनशीलता लानी चाहिए, जिसके लिए उनका एक अलग तरीके का प्रशिक्षण होने की जरूरत है। इन समाज में हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस के प्रोग्राम होने चाहिए और इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इन समुदायों से आशा या आंगनबाड़ी वर्कर जैसे कर्मचारी नियुक्त करने चाहिए। इन समुदाय में हम देखते हैं कि मतलब जैसे मैंने पहले भी अभी बताया सत्यराज जी बोलने के बाद कि इंडिजिनियस हर्बल मेडिसिन का इनके पास एक अपना एक ज्ञान है, इस ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस और ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम होना चाहिए। और दो और महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। एक है उनकी ओवरऑल लिविंग और वर्किंग कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और दूसरा, इन समाज पर होने वाली हिंसा, शोषण, अन्याय, भेदभाव रोकने के लिए कुछ कठोर नियम बनाने चाहिए और इन समुदायों का इंक्लूजन बढ़ाकर इनकी सेल्फ डिग्निटी, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम होना चाहिए। तो यही मुद्दों पर मुझे लग रहा था कि ध्यान देने की जरूरत है। आगे अब अगर अभी कुछ सवाल किसी को रखने या अपनी बात रखनी है तो वो रख सकते हैं। जो भी लोग साथी हमारे साथ फेसबुक पे जूम पे जुड़े हुए हैं, या रोमोनिता और सत्यजीत को कुछ कहना है।
अश्विनी, हमारे साथ मधु भूषण जी हैं, जैसे मैंने चैट में लिखा, तो वो भी कर्नाटका से है और उन्होंने इनफैक्ट हमको मदद किया, सत्यराज से कनेक्ट किया और उन्होंने हकी पिकी कम्युनिटी के साथ लंबे समय से काम भी किया है। और तो अगर वो मधु जी कुछ बोलना चाहेंगे तो आई थिंक वो अच्छा रहेगा। जी मधु जी, प्लीज आप अपनी बात रखिए। शुक्रिया अश्विनी जी and Meera and Satyaraj और रोमिनता जी भी thank you and विदिशा। सॉरी मैं हिंदी इतना अच्छा नहीं बात करती, थोड़ा टूटा फूटा हिंदी है, तो इंग्लिश में बात कर सकती हूँ क्या? कोई आप ट्रांसलेट कर सकते हैं? जी जी अच्छा, थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश बहुत मिक्स करके I'll try। नहीं, ज्यादा तो I don't want to add anything क्योंकि सत्यराज जी एंड रोमिनता जी ने बहुत अच्छा बात किया है। They have really presented कि उनके communities में क्या चल रहा है और उनका भी क्या मतलब what is their role and how are they seeing the changes, बदलाव कैसे आ रहा है। एक तो क्लैरिफिकेशन था कि सत्यराज जी ने बोला, जो मैं तो हकी पिकी समुदाय से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं I was quite young when I got to know the Haki Pikis and यहाँ बैंगलोर में ही and in fact सत्यराज जी का मैं I got to him through Kumuda, who's another, I was hoping कि वो भी यहाँ पे participate करे, वो शिमोगा की है and she's one of the first, she is the only woman engineer in the Haki Piki community and she's been writing extensively, बहुत लिखते हैं, she's very vibrant and very creative and part of many organizations। तो उनके साथ भी मैं जुड़ के काम करी, उनके साथ भी फिल्म बनाया है और हम सत्यराज के गांव पे भी गए थे हासन में। सत्यराज जी से मुलाकात नहीं हुई थी तब, बट वी मेट अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी देयर। तो एक तो क्लैरिफिकेशन था कि जो हमने देखा है, जो हमने अपने फिल्म में भी बताया है और जो मैंने खुद देखा है कि एक तो है कि ये समुदाय, हाँ इट इज वेरी, जैसे सत्यराज जी बोल रहे थे कि वो सरकार ने इनको कहीं का नहीं रखा है, ना तो वो पीछे जा सकते हैं ना तो वो आगे जा सकते हैं, क्योंकि the government has criminalized their way of livelihood, जो hunting था, it's been criminalized, and they promised that they will give them land and settle them, क्योंकि so that they can become mainstream agriculturists, but वो promise भी they have not really lived up to it। जमीन तो as he says, maybe some 20% of the community may have got land all over। So they are kind of reduced to doing, but they're very enterprising and they're a very autonomous community। So what struck me about what Satyaraj said, which perhaps didn't come through in the translation, but I think आपने बताया अश्विनी जी कि despite the fact that they're being pushed, despite the fact their ways of life have been criminalized, they are managing to survive because of their own skills। And because they still continue to hunt for their own food, जहाँ पर भी मिलेगा, they go and they तीतर बतीतर जो है, and they don't do any big hunting, छोटा मोटा hunting करते हैं अपने for their own need and their consumption। So they continue to do that, and they're also quite independent as far as the health is concerned, because उनका जो Ayurvedic products है वो खुद अपना इस्तेमाल भी करते हैं और उसका they also sell it। So I think that is very important, and जो अश्विनी जी आपने बोला था, that is very very important कि, and also third point, sorry, another important point which Satyaraj said that कि education नहीं है, which is true, and education is not even relevant for this community क्योंकि this whole education system जो है, it's not able to understand and draw upon the kind of skills and the knowledge systems that these communities have। So it's a total break। So unless the mainstream really understands whether it's the health, education, or livelihood, ways of these communities, they will only become second-class citizens in the mainstream, which the Haki Pikis in a way have kept themselves। That is what is admirable about the community, कि they survive and they have a very strong enterprising kind of instinct in them, where they really are able to survive the system despite them being pushed to the margins and despite their being criminalized and despite their being marginalized। And it is that survival instinct, I think, that really needs to be understood, and engaged with, because otherwise you cannot make them into something that they are not, which is what Satyaraj is also saying very clearly। He said that our systems still continue। So I think that is something we have to understand, ki how is it that they're able to survive the system? That is just one point I wanted to
bring into the discussion. So thank you very much for having me speak. And I want the title of the film that I was part of making with my Hakipiki comrades, because we did it with a whole set of youngsters from the Bannerghatta settlement. It's called Sikkidre Shikari, Illadidre Bhikari. So in a way that sums up their life philosophy. You know, they keep saying it all the time. Sikkidre Shikari, if we get our, because they're hunters, right? So it's a very hunting metaphor. So they say, if we get our prey, then we are shikaris, you know, we are hunters. And if we don't, then we are bhikaris. So they are quite, you know, adept at being both shikaris and bhikaris, because many of them do go into begging, but they don't lose their dignity while doing that. That is the interesting part about it. But that is there in the film, you know, so maybe I could share the film with all of you and you can see it at some point. Yeah, thank you. Thank you, Madhuji, for your film also. You made that film because earlier, like I have said, there is problem of documentation of these communities too, and like this film now we need to make like big films for and some documentation like report or books in written documentation of these communities too. So thanks for it. And जो मैं थोड़ा actually I'm saying in Hindi what you said in English to other audience. So actually मधु जी ने जो हक्कीपिकी कम्युनिटी के बारे में बताया और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म बनाई हक्कीपिकी कम्युनिटी के लेकर, और मैं थोड़ा सा शायद मिस कर रही हूँ, लेकिन लाइफ टू लॉस ना, मतलब इन कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम है और कैसे जो रोमोनिता ने भी जैसे बताया, मतलब मैं रोमोनिता और सत्यजीत दोनों को अगर कनेक्ट करूँ, और जो मधु जी ने भी अभी पॉइंट बताए हैं कि कैसे स्ट्रगल के लिए ये घुमंतु जनजातियां है, वो स्ट्रगल संघर्ष कर रही है, उनके पास जमीन नहीं है, उनका एजुकेशन लो है, लेकिन फिर भी अपने पास जो भी हुनर है, जो भी स्किल है, जो भी कारागिरी है, या जो भी हर्बल मेडिसिन, जो भी नॉलेज है, वो लेकर वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और हक्कीपिकी कम्युनिटी के बारे में ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने बताया कि ये अपने को सस्टेन कर रहे हैं। और जो रोमनिता ने बताया, ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि वहाँ की जो वो समुदाय के बारे में बात कर रही है, और वैसे बहुत सारे और भी समुदाय हैं जो विलुप्त होने के कगार पे है। और एक मतलब मैं जोड़ना चाहती हूँ कि कितना स्टेट इंटरवेंशन नेसेसरी है या कितना इमरजेंसी है इन कम्युनिटीज के साथ काम करने की, वो ये दिखाता है। तो और किसी को कुछ अगर कहना हो, जोड़ना हो? जी धर्मपाल जी, आप हाँ जी धर्मपाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, प्लीज रखिए। धर्मपाल जी, आप बोल सकते हैं, आप अपना माइक खोल दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। क्या आप सुन पा रहे हो? धर्मपाल जी अनम्यूट कीजिए आप। पता नहीं अनम्यूट नहीं तब तक और किसी को अगर बात रखनी है तो आप रख सकते हैं। मैं कुछ कह सकती हूँ, 2 मिनट लीजिए। जी रवलीन, प्लीज कहिए। हाँ, आपका परिचय देकर आप बात कीजिए। मेरा नाम रवलीन है
और मैं आज पहली बार इस बातचीत के साथ जुड़ी हूँ। मेरे पास मेल आता था हर हफ्ते, पर मैं कर नहीं पाई कुछ, पहले मैं जुड़ नहीं पाई किसी वजह से। मैं विमुक्त समाज के साथ तो नहीं हूँ, एक पत्रकार हूँ, पर फिलहाल मैं एक आर्टिकल लिख कर ही हटी हूँ और थोड़ा सा बस उस बारे में बातचीत करूँगी। पता नहीं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, बट थोड़ा मैंने गरिया लोग रहते हैं गुजरात में, नमक पकाते हैं, उनके बारे में कुछ लिखा है अभी, और बस 2 मिनट उसी के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ, अगर परमिशन हो तो, अगर वक्त हो तो। जी आप बात रखिए अपनी ना, आप शेयर कर सकते हैं। जी, अगरिया लोग गुजरात में जो जिसे छोटा रण बोलते हैं, वहाँ पर अगरिया लोग रहते हैं और उनको भी विमुक्त समाज नमक बनाते हैं वो लोग जमीन का पानी निकाल कर, समुंदर से नहीं बनाते हैं। समुंदर का पानी, जहाँ पे ये लोग नमक बनाते हैं वहाँ जमीन में काफी खारा पानी है, तो ये लोग उसको पंप करके बाहर निकालते हैं। अब बड़े बड़े उसमें फैलाया जाता है पानी जमीन के ऊपर, और फिर उसको सुखा कर इवेपोरेशन से नमक बनाया जाता है। तो ये लोग काफी सालों से, मतलब 100 साल से ऊपर से ये काम करते आए हैं, पर अभी तक इन लोगों को क्योंकि सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, किसी भी तरह की इनको मदद नहीं मिली है सरकार से, और सीधा सीधा यही कह दिया जाता। मेरी समझ जो विमुक्त समाज के बारे में थोड़ी बहुत बनी, वो इससे बनी, इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ ये बात। तो उनको मतलब क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट में भी नहीं गिना जाता है और मेन स्ट्रीम में भी नहीं गिना जाता है, उस वजह से ये लोग कोई भी जो सरकारी फैसिलिटीज होती हैं या स्कीम्स होती हैं उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और जिस तरह का इनका रहने की व्यवस्था है, क्योंकि ये लोग 8 महीने के लिए रण के अंदर जाते हैं, नमक बनाते हैं और फिर अपने अपने गांव में वापस आ जाते हैं, तो ये कहीं के भी नहीं गिने जाते ना रण में, क्योंकि रहने की कोई व्यवस्था है नहीं, वहाँ एक भी पेड़ नहीं है, वहाँ कुछ करा नहीं, वहाँ पानी पीने का पानी रखा भी नहीं जा सकता। तो उस वजह से काफी मुश्किल हालात में रहते हैं। वहाँ खाना बनाने जाते हैं, वहाँ नमक पकाने के लिए जाते हैं और अपना खाना और पीने का पानी साथ लेकर जाते हैं, चाहे इनका गांव 40 किलोमीटर दूर हो चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, और फिर इनको हर 15 दिन या 20 दिन में वापस आना पड़ता है ये सब चीजें लेने के लिए। उसके बावजूद गिवन कि इतने साल हो चुके हैं इन लोगों को वहां पर ऐसा काम करते हुए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, पर चीजें खराब जरूर कर रहे हैं उनके लिए। जैसे नर्मदा केनाल का जो पानी होता है, जब मन करे, जब पानी ज्यादा हो गया तो वो क्योंकि लो पॉइंट है, वो थोड़े जमीन के लेवल से हल्का लो जाता है, तो वहाँ पानी छोड़ दिया जाता है और उनके सारे सॉल्ट पैंस जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। उस चक्कर में वहाँ फ्लडिंग हो जाती है और उनका सारा नमक बह जाता है। इस बार जो साइक्लोन आया टॉकटे में, उसमें भी ऐसा ही हुआ, मतलब जैसे ही उनका नमक पक के तैयार था, बारिश आई और सारा नमक बह गया। पर उस सब का इनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, यही कह के कि ये लोग वहाँ नमक पकाने के लिए इलीगल हैं, ये लोग वहाँ नमक नहीं बना सकते। और जो रहने की स्थिति है उससे अगर हम हेल्थ की बात करें, वो तो ऑफ कोर्स कुछ हेल्प नहीं कर रहा ना, वहाँ एजुकेशन का कुछ हो पाता है, बिकॉज ये लोग अपने बच्चों को, परिवार को साथ लेकर जाते हैं, सब लोग उसी काम में लगते हैं, तब जाके कुछ कमाई हो पाती है। अगर ना लेके जाएं तो वो भी ना हो पाए, उस वजह से वहाँ पढ़ाई का भी बहुत बुरा हाल है। कुछ एनजीओ वहाँ काम कर रही हैं जो बसेस में स्कूल चला रही हैं, पर उस तरह का काम अभी तक हो नहीं पाया है कि उनको उनका लाइफस्टाइल बदला तो नहीं जा सकता, पर उनको उसी लाइफस्टाइल में रखकर उनकी क्या मदद हो सकती है, ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। लेडीज के लिए बहुत मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि वही जैसा कि मैंने कहा 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर अगर वो अंदर रहते हैं, तो कभी भी कोई प्रेगनेंसी की परिस्थिति है या टॉयलेट्स का प्रॉब्लम है, वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ है। वो बहुत ही कच्चे घर बनाते हैं, बोरी और बांस के डंडों से घर बनाते हैं, और उसी में बिल्कुल तेज धूप में भी और 0 डिग्री टेम्परेचर में भी वहां पर उनको रहना पड़ता है। ये स्थिति है वहाँ की, मैं जस्ट शेयर करना चाह रही थी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू रेवलिन जी, आपने बहुत अच्छे मुद्दे बताए और एक अलग कम्युनिटी के बारे में आपने, राजस्थान ना, उसके बारे में आपने बताया। इसके बारे में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी, लेकिन अगर हम और भी कुछ कमेंट्स लेते हैं फिर मैं बात करती हूँ। तो अभी
धर्मपाल जी, आप अभी बात रखना चाहेंगे? प्लीज आप बात रख सकते हैं। धर्मपाल जी, आप है या और किसी को फिर कहना है? अश्विनी, मुझे बस ये दोनों साथियों से पूछना था, सत्यराज और रोमोनिता से, थोड़ा सा अभी, क्योंकि पिछले 2 साल कोविड का अलग ही प्रकार का एक परिस्थिति थी, तो इसमें मतलब जनरली भी हेल्थ के बहुत सारे दिक्कत होते हैं, है ना, विमुक्त कम्युनिटीज के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अतिरिक्त और कैसे परेशानी थी और कैसे उन्होंने उसको फेस किया है और कैसे एड्रेस किया है, उसके बारे में अगर सत्यराज और रोमोनिता थोड़ा सा अगर बात कर पाएंगे, या उनकी अभी क्या और मांग है, उनकी कम्युनिटी के क्या डिमांड्स है। मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब अभी जो कोविड का चल रहा है, इसमें घुमंतु विमुक्त जमातियों ने कैसे सब मैनेज किया, क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े उनको, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि सत्यराज और रोमोनिता बोले। सत्यराज जी, आप है? सत्यराज जी, हाँ है सत्यराज जी, मैडम। हाँ रोमोनिता, हाँ बोलिए मैडम। जी। जी आप अपनी बात रखेंगे कि ये जो कोरोना काल में आपने, या अभी भी कोरोना का चल रहा है, या जो बीच में बहुत सब कुछ बंद था, तो इसमें आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है? आपने कैसे सब परिस्थिति संभाली, कैसे अपना खर्चा चलाया, कैसे, मतलब इसके बारे में आप कहेंगे? हाँ मैडम, जो भी देखो, हमारे कम्युनिटी में जो भी पूरे लोग गांव में नहीं रहते थे पहले, जो भी क्या है ना, कमा के खाने वाले ही हमारे लोग होते हैं। पूरा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरला और महाराष्ट्र, ऐसे गांव में जाके जो भी, जो हमारा पूर्वजों का मेडिसिन होता था, उसे हम जो भी आयुर्वेदिक का जो हर्ब्स होता था उसको लेके घूमने जाते थे। तो अभी जो कोविड आया था, तब पूरा लॉकडाउन हो गया था, तो पूरे लोग आ गए थे वहां से। जो भी बाहर बाहर गए थे वो लोग गांव में आ गया था। तो उनको जो भी उनका इतने सालों से जो उसके पास था, 20-30 हजार, उसको खर्चा करके ही उसका जीवन चला है। और उसके बाद जो बहुत सारे अभी जो सरकार ने भी हेल्प नहीं की थी उस टाइम, जब बहुत दिक्कत हो गया था। और जो भी खाने पीने का बहुत दिक्कत हो गया था। और जो भी, और रेशन रेशन बोलते थे ना, वो भी बराबर से नहीं दे रहे थे। बहुत मुश्किल हो गया था उस वक्त। तो जो भी हमारे, जो ये के जो पैसा जो किसके पास रहता था, उसके पास लोन लेके वो जीवन। हाँ हेलो। हाँ बोलो हाँ सत्यराज सत्यराज, जी जी। बोलिए। हाँ हाँ, क्या है ना, वो ऐसे ही जो भी गांव में आते थे तो लोग क्या करते थे, जो भी पैसा वाले लोग थे रहते थे हमारे कमेटी में, उसके पास जो भी लोन लेके और उसके पास खा के, जो भी उसका जो भी कर्जा है वो चुकाने के लिए अभी फिर से गांव में से बाहर गए हैं पूरे लोग। जो भी जहां जहां लॉकडाउन खुला है वहां वहां जाके जो भी धंधा करने में लगा हुआ है मैडम। और अभी जो भी है पहले जैसा ही माहौल है, लेकिन उस वक्त मेरे को उतना जो भी खाने पीने का उतना बंदोबस्त नहीं था मैडम। तो भी कैसा भी जीवन चला के लेके और हमारे लोग बाहर गए हैं। और जो भी आंगनवाड़ी होता था, वो आंगनवाड़ी में अभी भी क्या है ना, अ, सब जो प्रेग्नेंट लेडीज लोगों को और छोटे छोटे बच्चे को जो भी चावल देते थे, अंडे देते थे, उसमें भी जीवन थोड़ा बिताया मैडम, 1-2 साल की टाइम में। ऐसा जो भी लॉकडाउन की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था मैडम, इतना बताना चाहता हूँ। जी सत्यराज। रोमणीता, आप कुछ कहना चाहोगे?
रोमोनिता, रोमोनिता आप हो, मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हाँ रोमोनिता। हाँ, अच्छा। हाँ ये जो कोरोना काल हुआ तो इस कोरोना काल में सबर जनजाति के लोगों को विभिन्न तरह के कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। वो है कि सबर जनजाति के युवा, जो युवा लड़के हैं, वो प्राय बाहर के देशों में काम करने जाते हैं, अलग-अलग राज्यों में। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, बेंगलोर, कोई हैदराबाद, इस तरह से मतलब युवा विभिन्न गाँव के युवा एक साथ इस तरह से चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए। जैसे लॉकडाउन हो गया तो इस वज़ह से उनको तो घर आना पड़ा। तो क्या कभी-कभी हुआ क्या कि इस समय मतलब कोई-कोई घर नहीं आ पाए, तो इस तरह से उनको मतलब बहुत परेशानी हुआ इसमें कि परिवार वालों को पैसा नहीं मिल रहा है कि अरे बच्चा गया है उधर, अब पैसे भी नहीं मिल रहा है इस कोरोना के चक्कर में कि अरे कोरोना हो गया, पैसा कहाँ से मिलेगा? इस तरह से मतलब काम किया पर उन्हें पैसा नहीं मिला। इस तरह का बहुत सारा मतलब समस्या उनको सामना करना पड़ा। घर के लोग वो बस उसके राह में देख रहे थे कि हाँ, वो तो काम पे गया है, पैसा-वैसा लेके तो आएगा ही। लेकिन उनको तो बस बता दिया गया कि अब तो कोरोना है तो पैसा कहाँ से दे जान ही रहे हो, समझ ही रहे हो, इस तरह से। और एक है कि हमारे कम्युनिटी में और एक चीज़ है वर्धमान में जैसे धान की खेती होती है बहुत ज़्यादा। तो हमारे कम्युनिटी के लोग एक समय जब जैसे जब धान का सीज़न होता है, तब उस समय सारे लोग चले जाते हैं वर्तमान में धान की खेती करने के लिए, कटाई के समय कटाई करने जाते हैं और लगाने के समय लगाने जाते हैं। तो कोरोना के समय तो लॉकडाउन हो गया और गाड़ी चलना भी बंद हो गया, जिस वजह से वो लोग उस काम पे भी नहीं जा पाए। और ऐसे में भी हमारे यहाँ समाज में है कि मतलब उस तरह से खेती-बाड़ी परमानेंट किसी कुछ-कुछ लोगों का है। मतलब जैसे बोला जाए तो 100% में अ 50 भी हाँ, 50-50 हो सकता है, तो इससे मतलब 50% लोगों के पास खेती है बट खेती करने के लिए तो और भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस वजह से मतलब उन सब चीज़ों की नहीं रहने की वजह से लोगों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। और एक चीज़ है कि आंगनबाड़ी राशन ये सब समय-समय पर महीने में मिल रहा है, तो जिस वजह से उस जो राशन जो मिलता है वो है कि अ अ, किसी-किसी का राशन कार्ड नहीं है, जिस वजह से राशन कार्ड नहीं रहने की वजह से उनको तो चावल खरीदना पड़ रहा है इस महँगे महँगे दाम से। एक तो इनके पास इनकम नहीं है, रोज़गार नहीं है और चावल खरीदना पड़ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था इस कोरोना काल में। इतना ही मैं कहती हूँ। जी रोमोनिता। तो चलिए रोमोनिता और सत्य राज ने जो अपने समुदाय के बारे में कहा, लगभग यही समस्या और घुमंतु जनजातियों के समुदाय ने भी फेस की है इस कोरोना काल में या अभी भी कर रहे हैं। जो घुमंतु जनजातियों का अगर हम जीवन यापन देखें तो वो डेली इनकम पर ही सब कुछ चलता है। अ, अम, और मतलब वो संचय शुरू से ही घुमंतु जीवन शैली का एक पार्ट रहा है। जैसे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी संचय करना इसमें बिलीव नहीं करते, मतलब ना। तो वो खुद और उनकी जीवन शैली भी ऐसी है कि वो घूमते रहते हैं, तो संचय करेंगे तो इतना बड़ा धान या इतना बड़ा कहाँ लेके घूमेंगे वो। तो वो एक है। अब दूसरी परिस्थिति अभी के इसमें ऐसी होगी कि इतनी आर्थिक परिस्थिति भी नहीं होती कि वो संचय कर पाए। तो बहुत सारी जो समुदाय है उनको भूखमरी का सामना करना पड़ा इस कोरोना काल में। और इसकी वजह से बहुत लोगों को कर्जा भी लेना पड़ा है कि कर्जा लेकर उन्होंने अपना जीवन यापन कैसे तो चलाया। और ये है मतलब जैसे सत्यराज ने बताया, और ये जो कर्जा लिया अब उसकी वजह से और उनको ये कर्जा चुकाने के लिए और मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मतलब इस कंडीशन में भी लोगों को जहां भी अब काम मिलना शुरू हो गया तो भी लोग मतलब अभी भी खतरा कोई कम नहीं हुआ है कोरोना का, फिर भी उनको ये कर्जा चुकाने के लिए बाहर काम के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये एक पॉवर्टी का साइकिल है, मतलब उसमें ये घुमंतु जनजाति है वो
फंसी हुई है कई सालों से, कई सदियों से। हाँ, तो ये है। और किसी को कुछ अगर कहना है तो आप अपनी बात कह सकते हैं। या फिर हम इसके चर्चा सत्र के समापन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम महेंद्र है। मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी जी। सॉरी, बीच बीच में मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन मैं जितना सुन पाया हूँ उस आधार पे मेरी एक चिंता ये थी कि जब हम इन समुदायों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे एक पूरे समुदाय की पिक्चर और परिस्थितियां क्या है, स्थितियां क्या है, वो हमें एक समझने का मौका मिलता है। लेकिन इन्हीं समुदायों के बीच में यदि हम महिलाओं की परिस्थितियों को देखें, चाहे वो कोविड की सिचुएशन रही हो या ना भी रही हो, तो एक और इस समुदाय के बीच में भी एक अलग समुदाय हमको दिखाई पड़ेगा जब हम महिलाओं के नजरिए से उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे संवाद में मैं उस चीज को समझ नहीं पाया हूं कि महिलाओं की स्थितियां क्या रही हैं। हालांकि जो वेस्ट बंगाल से साथी हैं उन्होंने कुछ अपने विचारों को रखा है तो मैं समझ पाया हूं। और जो दूसरी बात है कि पता नहीं मेरा समझने का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मधु जी ने एक बात जो फिल्म के संदर्भ में बोली थी कि शिकारी नहीं तो क्या भिखारी, मतलब उस संदर्भ में मैं वो संदर्भ नहीं समझ पाया, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन एक समझ में जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा जो है जब हम इस कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आज की सरकारों में एक छवि बनाने की, राष्ट्रीय छवि के संदर्भ में जिस तरीके से लोगों के साथ में पेश हुआ जाता है नेशनलिज्म के नाम पे, तो जो फिल्मों से जुड़ी हुई चीजें हैं, हम किसी समुदाय की छवि को कैसे रखते हैं कि या तो वो बहुत ही मतलब उस समुदाय के लिए मॉडल की तरह होगा और आइडियल की तरह होगा, या तो फिर वो ऐसा होगा कि बिल्कुल दीनहीन मतलब छवि के रूप में देखा जाएगा। तो मतलब इसका भी उस समुदाय की अपने पर्सपेक्टिव पे, इमेज पे एक गहरा असर पड़ता है। तो उस उन चीजों को भी एक मतलब समझने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये चीजें हैं जो हमें देखना पड़ेगा। मेरा नाम महेंद्र है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में यहाँ पे एससी और ओबीसी कम्युनिटीज के साथ में जेंडर राइट, जेंडर इक्वलिटी के इश्यूज पे और लोगों के, महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पे काम करता हूँ। श्योर। धन्यवाद महेंद्र जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कहा एक्चुअली। बहुत बार मतलब जो घुमंतु विमुक्त समाज है, मतलब उनको एक नजरिया ये है ही, जब उनके लिए काम करते हैं तो एक व्हाट एम्पैथी और ना हीन दीन समझने का। मेरी भी आपके जैसी ही राय है कि एक्चुअली उनकी जैसे हमने देखा कि बहुत सारे प्रॉब्लम के बावजूद भी जो हक्की पिक्की समाज है वो अपनी सेल्फ डिग्निटी को बचाते हुए एक अपने आप को सस्टेन करने का प्रयास कर रहा है। तो और इन समुदायों से में जैसे मधु जी ने कहा कि इन समुदायों से भी इंजीनियर एक लड़की बनी है, मतलब ऐसी परिस्थितियों में संशोधक है, वकील है, और सब अपने समाज के लिए, अपने समाज के विकास के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही ही है। और जब भी डॉक्यूमेंटेशन होता है और जो लोग इस पे काम करते हैं उनको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि
इनकी परिस्थिति दिखाते हुए इनकी सेल्फ डिग्निटी को भी संभाला जाना चाहिए। और हाँ, और जो उनके बाकी मुद्दे हैं उनके वो एम्पैथी के साथ हैंडल मतलब करने चाहिए। और कहीं ना कहीं जब हम मतलब इन समुदायों को लाइक एक बेगर्स कह के अभी उनको बेगर्स या भिखारी जैसे कहते हैं, लेकिन वो एक पार्ट था जब हिस्ट्री में उनको मतलब एक बलूतेदारी जो सिस्टम थी जहाँ पे लोग सर्विसेज देते थे, जो सेटल कम्युनिटीज थी, स्थायी समुदाय थे, उनको वो ये जो समुदाय है ये सर्विसेज देते थे और स्थायी समुदाय उनको अन्न या जो भी खेती से मिलता था वो उनको देते थे। तो एक विनिमय का वो एक साधन था, कहीं भी वो भीख की तरीके से नहीं देखा जाता था। लेकिन आज के समाज में जिस परिप्रेक्ष्य में उनको भिखारी की तरह देखा जाता है। तो जरूर है कि जब भी डॉक्यूमेंटेशन हो, जब भी कोई बात रखने वाले लोग हैं, उनको ये मुद्दे ध्यान में रखने की जरूरत है। जी मधुभूषण, मधु जी आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, नो, मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी क्योंकि महेंद्र जी ने पूछा ना कि क्या संदर्भ था, कि ये जो फिल्म का टाइटल है सिकिद्रे शिकारी, हम तो अगर हम सॉरी जो फिल्म का टाइटल है सिकिद्रे शिकारी लदिद्रे भिकारी, तो ये हमारा दिया हुआ टाइटल नहीं है। दिस इज अ सेंटेंस जो ये हकी पिकी लोग बहुत खुद अपने बारे में ये बताते हैं कि हम अगर हमको कुछ मिला तो हम बिल्कुल हम राजा है, और अगर नहीं मिला तो भी हमको मालूम है कि कैसे जीना है, और अगर पूछ के भी जीना है तो हम पूछेंगे, क्योंकि दे हैव, जैसे आपने बोला अश्विनी, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इनका जो भिखारी का जो ट्रेडिशन है, जो बोल सकते, अभी तो इनको भिखारी बनाया जा रहा है, पर जो इनका था ये पूछ के मांगने का कुछ उनका ये नहीं था, इट वाज नॉट डिमीनिंग, क्योंकि इट वाज पार्ट ऑफ अ इकोनॉमिक सिस्टम। अभी भी एक्चुअली in the rural areas, agricultural communities में the farmers keep a certain amount of their produce, जो है जो whatever they grow, they keep it aside for the haki pikis, to come and take. So it's a very it's a different kind of an economic system, and the haki pikis take it as a matter of their right. कि ये तो हमारा, this is something that is our right. ये पूछ के, it's not that they take it in a demeaning way. तो इसीलिए that is why we kept the name, क्योंकि ये जैसे महेंद्र जी ने बोला, they don't see themselves as हीन and दीन, ये तो they consider themselves कि हम शिकारी हैं, पर अगर हमको ये करना है तो ये भी करेंगे. So which is why they live by the day. They live by the day, और जो मिलता है वो खूब, they live well. But yes, I think we have to look at the whole social context and political context in which these communities are being viewed, कैसे इनको देखा जा रहा है, and how they're either being pushed to really being marginalized and also impoverished more and more, because their ways of life, their जो livelihood है उनका, it is not part of this whole economic system. So ये economic system में उनके लिए जगह है ही नहीं. So how do you kind of look at that? Instead of including them in this economic system, how can you make their economic system more sustainable? That is the challenge, I think, for us, which gives them dignity. And it's not we have to give them, they have their own sense of dignity. खुद का है, तो उसको कैसे बचाए रखना है? That is the challenge for us. Yeah, thank you. जी मधु जी, थैंक यू। एक्चुअली कई बार ऐसे होता है, लेकिन ये बातें सोचने वाली है, मतलब महेंद्र जी ने जो बात कही महिलाओं के मुद्दों के लेकर, मुझे तो रोमोनिता ने थोड़ा कहा था। सत्यजीत, आप कुछ कहना चाहोगे? रोमोनिता और सत्यजीत, आप
सत्यराज। सॉरी, सत्यराज। हाँ। सत्यराज आप हो? हाँ हाँ, वो मुस्कुरा रहा है। हाँ तो बोलो सत्यराज। हाँ मैडम, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो अभी जो जी। मधुभूषण मैडम ने कहा है, तो उसने जो सिक्किद्रे शिकारी इल्दिद्रे भिखारी, वो हमारा जमाने से आया हुआ टाइटल है। वो जो भी हम जब भी जाते हैं ना शिकार के लिए, जो हमारा लोग पूरा शिकार के लिए जाते हैं, तो वो राजा बनकर आता है उस तरफ से, जो भी शिकार हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो वो रोता हुआ आता है, भिखारी जैसा आता है। तो अभी कमाने के बारे में भी वैसा ही है हमारा, जो कमाते हैं ना हम जो अभी जो हमारा हर्ब्स का जो भी मेडिसिन है, उसको लेकर हम कमाने को जाते हैं। तो हमारे को क्या है ना, वो बिका तो हम खुशी से आते हैं, अगर नहीं बिका तो भिखारी की तरह आते हैं। जो हमारे एक टाइटल बराबर है, ये हमारा जमाना से यही टाइटल है। उसने अभी जो मैडम ने जो भी फिल्म का नाम रखा होगा, लेकिन ये हमारा सच्चा है ये। ठीक है। और जो भी अभी हम वही जो भी हर जगह में ले सकते हैं, जो भी सरकारी काम के लिए जाते हैं तो सरकार हमारी सुनता है, जो हमारी सुन के जो भी हमारा काम बना के देता है तो सरकार, तो हम खुश हो जाते हैं, राजा जैसा हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो हमारा वही हाल। ऐसे भी जी। सोच सकते हैं वो टाइटल पे। ठीक है, यही कहना चाहता हूँ मैडम। और आप सॉरी सत्यजीत, आप थोड़ा बता पाएंगे कि जैसे ये कोरोना काल में आपके समुदाय की जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, तो उनको क्या समस्याएं हुई, और इन जनरल मतलब महिलाओं को क्या समस्या होती है, उनके क्या प्रश्न हैं, उनके क्या मुद्दे हैं? हाँ आपको क्या मैडम लगता है? देखो, हमारा जो हमारे जो लेडीज लोग होता है, जो हमारी महिला होती है, वो पूरा डिपेंड होती है जो जेंट्स लोगों पे। जो भी हमारा जो उसका पति होता है, जो लेडीज बच्चों का पूरा किन पे डिपेंड होता है का, तो वो उसके हस्बैंड पे डिपेंड होता है पूरा। वो हस्बैंड लेके आए हैं तो ही खाने का, और ऐसा करते हैं। अभी थोड़ा ये क्या है ना, बाहर घूमने गए तो लेडीज जेंट्स दोनों मिला के कमाते, दोनों मिलकर कमाते हैं हमारे यहाँ भी। जो अभी लेडीज का जो बाल लंबा हो और उसका जो भी साइज अच्छा हो, तो वो क्या करते हैं, वही बता के, देखो ये मेडिसिन खाओ, ऐसा बाल लंबा होएगा और आपका साइज एकदम टाइट रहेगा, अच्छा बॉडी फिट रहेगा बोल के वो मेडिसिन, ऐसा वाला मेडिसिन दे के लेडीज लोग भी कमाते हैं, जेंट्स लोग भी कमाते थे। लेकिन ये कोरोना की वजह में लेडीज लोग बाहर नहीं जा पाई, और जेंट्स लोग जो भी जहां भी जाके, जो कोरोना की वजह से जो भी पूरा लॉकडाउन हो गया था, वो पूरा नहीं देखे हुए भी क्या भी शिकार करके खाने का, या बाइक पे जाके या चल के जाके शिकार करके लाके घर में खिलाने का, वो देखते थे लॉकडाउन के समय। उसके बाद जो भी लॉकडाउन खुला खुला होता है, तब जाके हमारा लेडीज जेंट्स दोनों लोग कमा के जीवन चलाते हैं। ऐसा है मैडम हमारे समाज में। जी सत्यराज जी। रोमणीता, आपको कुछ कहना है? और रोमणीता, आप जोड़ना चाहोगे? अच्छा, एक्चुअली जो जी नहीं वो रोमणीता, आप बोलना चाहोगे? हाँ वो बोल रही है। तो जैसे सत्यराज ने बताया कि जो घुमंतु विमुक्त समाज की महिलाएं हैं, उनका काम करने में तो पुरुषों के साथ बराबर भागीदारी से लाइक वो काम करते हैं, पहले से ही करते आए हैं। जैसे सत्यराज की कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो शिकार और हर्बल मेडिसिन बनाने का ज्यादातर शिकार करने का, और ये मेडिसिन ढूंढने का जंगल से, और ये सब काम ज्यादातर पुरुष करते हैं, और बेचने का काम जो है वो महिलाएं करती है, ज्यादातर घूम घूम के बेचना, उसके बारे में बताना। और दूसरा ये कि अभी जैसे बाकी समुदाय में भी देखा जाता है, जहाँ पे माइग्रेशन हुआ है, जहाँ शहरों में रहते हैं, तो वहां पे भी ज्यादातर महिलाएं और इवन बच्चों के ऊपर
परिवार के खर्चा चलाने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पुलिस और समाज से ये जो एक क्रिमिनल टैग इन घुमंतु विमुक्त समुदायों के ऊपर है, तो इससे तो सबको ही हैरेसमेंट होता है कम्युनिटी में, मतलब बच्चों को भी होता है, महिला को भी होता है, पुरुष को भी होता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो पुरुषों को देख के तुरंत अरेस्ट करते हैं, किसी भी नाम पे, किसी भी कोई भी चार्ज लगा देंगे। तो इसीलिए पुरुष ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो महिलाएं और बच्चे स्क्रैप पिकिंग हो या इस तरीके से छोटे मोटे काम करके वो अपना घर खर्चा चलाती है। दूसरी तरफ हम देखें तो जिस तरीके से पुरुष सत्ता का प्रभाव इन घुमंतु विमुक्त समुदायों के ऊपर भी है, तो अभी इस स्थिति में डिसीजन मेकिंग पुरुषों के हाथ में ही है। तो मतलब इसका महिलाओं के ऊपर और उनके स्वास्थ्य के ऊपर तो बहुत ही असर होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कुछ भी नहीं है। जो भी रिसोर्सेस है वो इन जनरल, जैसे हम पैट्रियार्कल सोसाइटी में देखते हैं कि जितना खाना बनता है उसमें पहले पुरुष खाएंगे, फिर बच्चे खाएंगे, बड़े बड़े खाएंगे, फिर महिला खाएगी। तो ऑब्वियसली जो कम आहार मिलना, हंगर, माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ये सब महिलाओं में बहुत ज्यादा है। जिस तरीके की उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस नहीं है, उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग भी नहीं है, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स ज्यादा है। और तो मतलब यही महिलाओं के मुद्दे पर मुझे कहना है। बाकी जो पहले रैवलिन जी ने कहा था, जो भी मतलब एक क्लासिफिकेशन का घुमंतु विमुक्त समुदायों में बहुत ही प्रॉब्लम है कि एक स्टेट में विद इन अ स्टेट ऑल्सो सम, मतलब कुछ जिले में उनको वो लोग एससी में हैं, कुछ जिलों में एसटी में है, कुछ जिलों में ओबीसी में है, कुछ जिलों में कुछ में भी नहीं है। और एससी एसटी और ओबीसी में होने के बावजूद भी उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होते। तो कोई भी कास्ट के नाम पे जो बेनिफिट्स मिलता है वो बहुत ही कम लोग ले पाते हैं। और सीजनल माइग्रेशन है, रहने की व्यवस्था नहीं है, ये सब जो मुद्दे उन्होंने बताए ये बिल्कुल सही है। और सब होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से एक निग्लेक्ट है। और एक बात रैवलिन जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से कही कि सरकार कुछ करने के बजाय उनके विकास के लिए जो परिस्थिति है उनको और बदतर बनाने की या खराब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके ज्यादातर जो व्यवसाय वो लोग कर रहे हैं उन सबको क्रिमिनल लाइक डिक्लेयर कर रहे हैं। शिकार करना, जंगल से जो हर्ब्स है या बाकी फूड प्रोडक्ट्स इकट्ठा करना, और जो भी मनोरंजन वो करते थे, जैसे कुछ जैसे सांप का खेल करने वाले, भालू का खेल करने वाले, इन सबको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो सरकार की तरफ से और यही कोशिश है कि मतलब और बदतर होने की तरफ ही सरकार का ये है। दूसरा जो एक और बात जो वो सेटलमेंट के बारे में कही रैवलिन से, और जो बाकी कम्युनिटीज में भी दिखता है कि अभी जैसे वो किसी फॉरेस्ट की जमीन पर रह रहे हैं या गांव की बड़ी जमीन पर रह रहे हैं, शहर में किसी जमीन पर रह रहे हैं, तो वहां सब से उनको एविक्शन करने का, और जिस तरीके से लैंड का एक कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो वहां से उनको हटाने की कोशिश करके लैंड माफियाज को देने का, तो ये सब उनकी परिस्थिति बदतर बनाने की ही कोशिश में स्टेट है। एक एग्जांपल है लाइक ना एक समुदाय का कि वो कैसे मतलब शहर में बसे हुआ एक समुदाय, जैसे फॉरेस्ट की लैंड है, शहर के अंदर वो शहर बढ़ने लगा, शहर में वर्ण जमीन आने लगी, तो ये समुदाय जो वहां पे बसा हुआ है अब वो जमीन हो गई शहर की जमीन हो गई, और ये लोग जो है वो अनऑथराइज हो गए, और अब उनको अनऑथराइज बोल के उनको वहां से उठा रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक बातें हैं। और ऑब्वियसली ये सब उनके हेल्थ के साथ जरूर ही जुड़े हुए मुद्दे हैं। मुझे लगता है
हम क्या यहाँ पे अगर किसी कोई और कुछ बात जोड़ना चाहता है या और बोलना चाहते हैं, या तो फिर हम इस बात को यहाँ खत्म करते हैं। और जैसे कि हमने शुरू में बताया कि हर थर्सडे को इस सितंबर महीने में इन घुमंतु विमुक्त युवाओं के अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा सत्र हो रहा है। तो अगला चर्चा सत्र भी बुधवार को होगा विशेष मुद्दों को लेकर। तो आप जरूर ही जुड़ सकते हैं अगले चर्चा सत्र में भी। और अगर मीरा और नहीं बस विदिशा आप कुछ लगभग कहना चाहते हैं? एक ही बात मुझे एक्चुअली, क्योंकि वो मैसेज आया था, हमारे तीसरे स्पीकर भी थी आज, शकीला खातून, जो नेशनल अलायंस ग्रुप फॉर डीएनटी एनटी है और रिसर्चर है बिहार से प्रैक्सिस के साथ। वो एक्चुअली काफी कहीं बारिश में फंसी हुई है और हॉस्पिटल में थी, तो इसलिए उन्होंने माफी मांगा कि आज नहीं जुड़ पा रही है और वो आगे के सत्रों में कभी जुड़ेगी। सो आई जस्ट थॉट कि ना वो अपडेट भी शेयर करे। शकीला इनफैक्ट वो भी नाट कम्युनिटी से है, नाट मुस्लिम कम्युनिटी से, और काफी उनका संघर्ष रहा है, तो वो भी अपना स्ट्रगल शेयर करने वाली थी आज, बट कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं जुड़ पाई। तो हम आशा करते हैं कि आगे के सत्रों में भी कभी वो जरूर हमसे जुड़े। सत्र का समापन ऑफ कोर्स विदिशा करेगी, मगर हम बाकी एनएपीएम की तरफ से भी और सभी साथियों की ओर से भी आपको डॉक्टर अश्विनी जाधव, बहुत अच्छे से इस सत्र को और पूरे इस सीरीज को लगातार काफी मेहनत से आपने इसका संयोजन किया और पूरे इनपुट्स देकर इसको आगे बढ़ाया। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू बोथ टू सत्यराज और रोमोनिता, जो दोनों हकीपी की कम्युनिटी से और खेरिया सबर कम्युनिटी से, मतलब एक नया उभरता हुआ नेतृत्व भी है, लीडरशिप है इन कम्युनिटीज से। तो आपने अपने कम्युनिटीज की बात रखा, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस ये एक बात जोड़ना चाह रही थी कि हमारे, क्योंकि आज का जो सेशन है वो हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी पर है, एंड हमारे देश में बहुत व्यापक अभियान भी है, जैसे जो राइट टू हेल्थ कैंपेन है, जन स्वास्थ्य अभियान है, और राइट टू फूड कैंपेन है, जो बहुत लंबे समय से इन मुद्दों पर काम करते आए हैं। तो और वो ओवरलैप कई बार होता है, क्योंकि सभी कम्युनिटीज के हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के इश्यूज पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से विमुक्त घुमंतु कम्युनिटीज के इश्यूज पर भी वो इंक्लूड करता है उनका काम। मगर आज के सेशन से जैसे हम समझ पा रहे हैं कि और इन अभियानों के सामने भी और चुनौतियां हैं कि कैसे हम पहुंच पाए इन कम्युनिटीज को और उनके जो एक्सपीरियंसेस उसको भी समझ पाए, और कैसे इन कैंपेन्स में इन विमुक्त घुमंतु कम्युनिटीज को भी अपना एक राइटफुल स्पेस मिले, ताकि वो अपने हेल्थ और फूड सिक्योरिटी के इश्यूज को और मजबूत तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से उसको आगे बढ़ा पाए। तो वो आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए साथियों को शुक्रिया जिन्होंने वो इनपुट्स आज दिया था। तो आई थिंक अश्विनी, आपकी सहमति से हम अभी विदिशा को रिक्वेस्ट करें समापन करने का। जी मीरा, समापन की ओर बढ़ते हैं। विदिशा। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी से जुड़ने के लिए, और काफ़ी अच्छा सेशन रहा। पिछले सेशंस जैसे ही बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और जो साथी जुड़े हैं फेसबुक के माध्यम से या जो जूम पे, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उन साथियों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपनी बात रखी। रवलीन, मधुभूषण जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी एक कुछ अलग अलग कम्युनिटीज के और अलग अलग जो संघर्ष के अलग अलग दिशाएं हैं उनके बारे में बात करी। We would be closing the session now. हमारा अगला और 2 सेशंस है इस मंथ में इसी सीरीज के अंदर। Next session would be on gender or multiple marginalities within the Vimukta Ghumantu community.
और we would request you to join us in the upcoming sessions as well. और स्पीकर्स होंगे उन सेशंस में भी, तो अलग अलग और 2 सेशन है तो उनमें भी अलग अलग मुद्दों पे हम बात करेंगे। हम सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। रोमोनिता, सत्यराज, आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों के संघर्ष, जो जितनी हिम्मत के साथ आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हो, सारे बाधा, सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके बावजूद आप लोग जैसे आगे आ रहे हो, और इतने मुश्किलों के बावजूद अपने समाज को, अपने कम्युनिटी, अपने समुदाय के लोगों के लिए आवाज उठा के, हमें पता है कि ये आसान नहीं है किसी भी तरह से। आप लोगों के संघर्षों को जिंदाबाद। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम कैसे जुड़ सके आप लोगों के साथ और ज़्यादा, और सारे संघर्षों को, सारे इन लड़ाइयों को एक साथ हम आगे बढ़ा सके। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा हम सबके लिए कि कैसे हम जब भी पिछड़े हुए तबकों के या जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो हम विमुक्त और घुमंतु कम्युनिटी को, इस समुदाय को हम भूले नहीं, इनविजिबल ना करें। हम सबके साथ कैसे आगे बढ़े और उनको जो राइटफुल स्पेस वो लोग डिजर्व करते हैं, उनकी आवाज़ों को बुलंद करना, या फिर जो हमारे जो भी संघर्षों के स्पेसेस में उनको राइटफुल स्पेस हम कैसे दे पाए। हमें समझना होगा उनके संघर्षों को, उनके प्रॉब्लम्स को और उनकी लड़ाइयों को, और एक साथ सबको आगे बढ़ना है। उसी के साथ हम सत्र को समाप्त करते हैं अभी। जिंदाबाद, सलाम सब।